Good morning. Good morning. Sir. जी नमस्ते, टेक योर सीट। यू मिस्टर रामकृष्ण। Yes, sir. रामकृष्ण, क्या पसंद करेंगे? आपसे हिंदी में बातचीत की जाए? Yes, sir. हिंदी में कर सकते। हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल है? Yes, sir. रामकृष्ण, ये बताइए कि ये खैर आपने ये तो देखा ही होगा कि हम लोग तमाम कोविड सावधानियों को पालन कर रहे हैं और इसी Yes, वजह से sir. आपको काफ़ी दूरी पर रखा गया है। Yes, sir. No issue. ठीक है ना? तो आप सहज महसूस करेंगे, सुरक्षित महसूस करेंगे। आप मास्क लगा के इंटरव्यू देना चाहें दे सकते हैं, लेकिन आप सुरक्षित हैं, काफ़ी दूर हैं, आप ठीक, चाहें तो ठीक। हटा भी सकते हैं। Okay, sir. तो कंफर्टेबल हैं? Yes, sir. बिल्कुल। चलिए, इससे पहले कि हम आगे सवाल पूछें, पहले बिना अपना नाम, पता, अपनी जाति, धर्म का कोई उल्लेख किए बिना अपना परिचय दीजिए। सर, हमने बीटेक किया है जय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद से। उसके बाद हमने अभी करंट में BSNL में जॉब कर रहे हैं 2009 से एंड इन बिटवीन आई एम आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। आप BSNL में कार्यरत हैं? यस सर। किस पद पर हैं? सर, एज ए सब डिविजनल इंजीनियर। आप SDO हैं? यस सर। अगर आप BSNL में SDO हैं तो BSNL का SDO तो एक लंबे समय तक बड़ा वांछित पद रहा है। लोग उसके पीछे न जाने कितनी ज़िंदगी देते रहे हैं। आप उसे Yes, छोड़कर क्यों एक सरकारी कर्मचारी बनना चाह रहे हैं बिहार जैसे राज्य में? सर, BSNL ही बहुत अच्छा है और मैं इस पद पे भी बहुत अच्छे से कार्य कर रहा हूँ सर। लेकिन सर इसमें हमें एक ही डायरेक्शन में टेक्नोलॉजी इसमें सेक्टर में काम करने का अवसर है, लेकिन सिविल सर्विस में बिहार प्रशासन में हमें कई सारे सेक्टरों में एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में काम करने का मौका मिलेगा। और सर, हम जैसे समझते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी में और जो लर्निंग हमने सीखा है BSNL में 10-12 साल में, हम उसको भी अच्छे से प्रशासन में इस्तेमाल कर पाएंगे। 24-25 साल का, 28 साल का व्यक्ति ऐसी बात कहे तो समझ में आता है। 35-36 साल के व्यक्ति को अपने करियर में जिस चीज़ जगह वो है उस जगह पे बेहतर करने का सोचना चाहिए। एक वजह मुझे ये दिखाई देती है कि BSNL के बहुत से कर्मचारी इस समय नौकरियां खोज रहे हैं। ये आशंका पूरे देश में है कि BSNL और MTNL जो हैं वो संभवतः बहुत दिनों तक चल नहीं पाएंगे। ये आशंका बड़े पैमाने पे दिखाई देती है। मुझे नहीं पता कितनी सच है, एक अंदरूनी आपके पास जानकारी होगी। मुझे बताइए कि मान लीजिए कि 2 साल में, साल भर में BSNL बंद हो जाता है। Yes, sir. तो BSNL की जो मृत्यु होगी आपकी नज़र में यह हत्या होगी, आत्महत्या होगी या एक सहज मृत्यु होगी? प्रश्न पहला कि जैसे बंद होने की आशंका है, तो सर हमें ऐसा लगता है कि ये सिर्फ सर आशंका है। BSNL एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजिक प्राइवेसी और वेरियस नेशनल डेवलपमेंट के लिए BSNL सर एक कोई कंपनी नहीं है। BSNL एट अ टाइम, एक समय में BSNL इसी स्थिति में था। दिल्ली में MTNL हम देख ही रहे हैं, दिल्ली मुंबई में उसे तो मान ही लिया गया है कि समाप्त हो गया है। सर, अब BSNL MTNL मर्ज हो रहा है और 1 मार्च से BSNL इज गोइंग टू टेक ओवर द सर्विसेज ऑफ। ये एक और दिशा है बताने के लिए कि भैया ठीक नहीं है सब। सर, MTNL का स्थिति जो ठीक नहीं था, टेक्नोलॉजी आउटडेटेड थी, पर BSNL राइट नाउ वर्किंग ऑन द ऑल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। बट स्टिल यू आर नॉट आंसरिंग माय क्वेश्चन। इफ दैट हैपेंस, तो सर ये सुसाइडल नहीं होगा, ये एक तरह से किलिंग होगी, क्योंकि BSNL जो इस समय सफ़र कर रहा है। दिस इज ट्रू। मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ कि अगर ऐसा होता है तो ये हत्या जैसा होगा। हाँ। आपको क्या लगता है कि सरकार ने 4G की जो लाइसेंसेस थे, 4G की जो सुविधाएं थी, वो इन ऑर्गेनाइजेशन को क्यों नहीं दी? सर, ये एक पॉलिसी मैटर है, गवर्नमेंट ने नहीं दिया और टिल नाउ BSNL स्टिल 4G सर्विसेज के बिना सर्विस दे रहा है 3G के आधार पे, और बहुत सी चीज़ें रहीं, लेकिन BSNL के प्रति अब गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से कमिटमेंट में रिवाइवल पैकेज के साथ आई है। 68,000 करोड़ का रिवाइवल पैकेज जो अधिकांश कर्मचारियों को निकालने में इस्तेमाल हो रहा है, जिसका सीधा मतलब ये है कि सरकार मान चुकी है कि अब इस संगठन को जाने देना है। एनीवे, छोड़ देते। सर, इसके पॉजिटिव है ना सर, क्योंकि BSNL पे सैलरी का बर्डन था और ये जो पैसा दिया है केंद्र सरकार ने दिया है, तो राइट नाउ BSNL का 60% सैलरी पे 70% कम हुआ है, जो कि हम ऑपरेशन और मेंटेनेंस पे खर्च कर सकते हैं। तो ये बंद करने का नहीं है, इसको रिवाइवल के लिए एक अच्छा कदम है सर, ऐसा हमें लगता है। आई अंडरस्टैंड दैट, प्रोबेबली दैट इज द रीजन। चलिए, ये बताइए कि आपने तो सोशियोलॉजी का विषय लिया है। yes, sir. समाजशास्त्र विषय लिया yes, है। अगर हम बिहार पर विचार करें तो बिहार की ऐसी कौन सी 3 सोशल प्रैक्टिसेस हैं जो मोस्ट ईविल या मोस्ट सबसे बड़ी कुप्रथाएं हैं
और ऐसी कौन सी तीन स्पेसिफिक सोशल प्रैक्टिसेस हैं जो आपको लगता है कि एक पॉजिटिव वांछनीय सामाजिक प्रथाएं? तीन जो नेगेटिव प्रथाएं हैं उनमें सबसे एक ये चीज़ है कि समाज के पहलू से देखा जाए तो पैट्रियार्कल जो रोल है मेल डोमिनेशन का, ठीक है, सेकंड है एक बिहार समाज की पितृसत्ता आपके अनुसार हाँ, सबसे ज़्यादा बड़ी कुप्रथा है। और दूसरा सर जो है कि वुमेन, उसके ही कारण जो महिलाओं की स्थिति है वो उन्हें उस तरह से उनकी एक्सीलेंस को निखरने में बाधक बनी हुई है। तीसरा सर फ्यूडल माइंडसेट जो है अभी भी पुराने समय का जो सोच है उसमें चीज़ें हैं, पर रिसेंट में जो अगर पॉजिटिव में देखा जाए तो इनमें काफ़ी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। ठीक है रामकृष्ण सर, आप पूछिए। यस, सो रामकिशन जी, आप इलेक्ट्रॉनिक्स में बीटेक किए। यस सर। इलेक्ट्रॉनिक्स में कई ब्रांचेज हैं। यस सर। और आप बीएसएनएल में काम भी कर रहे हैं तो आपको बड़ा अच्छा ज्ञान होगा। तो लेटेस्ट ब्रांचेस जो इमर्ज कर रहा है उसको हम कहते हैं नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स। यस सर। बीएसएनएल के मॉडर्नाइजेशन में नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स का कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? रिसेंट में सर नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो इस्तेमाल है, हमारा जो रिसेंट 4G टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट वगैरह हैं उसमें हम इनका इस्तेमाल करते हैं। और फाइबर में भी अभी जो हम लोग नेक्स्ट जनरेशन फाइबर के लिए जा रहे हैं, फाइबर टू होम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो सीपैन नए नेटवर्क हम इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि हायर बैंडविड्थ। बायो इलेक्ट्रॉनिक्स का कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं? अनदर न्यू ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, बायो इलेक्ट्रॉनिक्स, इसका कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं? सर बायो इलेक्ट्रॉनिक्स का मैम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर सेक्टर में, और बायो इलेक्ट्रॉनिक्स का एग्रीकल्चर सेक्टर में भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ना, वो धीरे धीरे हम भूल रहे हैं, पर्टिकुलरली इन बीएसएनएल। बताइए, अब एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का कहाँ इस्तेमाल रह गया है बीएसएनएल में ऑपरेशन लेवल पे? ऑपरेशन लेवल में सर अब तो बहुत ही ख़त्म ही है, क्योंकि आज हमारा जो स्विचिंग नेटवर्क भी है वो नेक्स्ट जनरेशन इंजन में आईपी बेस्ड हो गया है। तो अब तो सो डू यू कंसीडर दिस जो हमारा एनालॉग फेज सर, आई थिंक इट्स ओवर, ऑलमोस्ट ओवर हो रहा है। ओके, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अभी बिहार में जनरल इलेक्शन हुआ। यस सर। सो वी आर ईगर टू एनालाइज द डेटा। तो हम डेटा जो एनालिसिस किए, जो मिथिलांचल का बेल्ट है, हमारा सीमांचल का बेल्ट है, दैट एरिया कास्ट फैक्टर है ना हैज प्लेड ए नेग्लिजिबल रोल, न के बराबर। सेवरल वट कास्ट बेस्ड लुक लीडर लाइक पप्पू यादव सब हार गए, राइट? एंड क्लीन स्वीप ऑफ वट आपको एनडीए वहाँ पर हुआ, एक्सेप्शनली पिछले साल से बिल्कुल अलग है। सो देयर इज अ सोशोलॉजिकल स्टडी, वी डिड इट। उसमें देखिए, वट एवर द एरिया अफेक्टेड बाय फ्लड फ्रीक्वेंटली अक्रॉस इंडिया, वहाँ पर आप देखिए जो कास्ट डिवाइड है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, और जो कास्ट फैक्टर है वो आपको मिथिलांचल बेल्ट में इन कंपैरिजन टू अदर पार्ट ऑफ बिहार आपको बहुत कम है। क्या कारण है? किस कारण से फ्लड है, ड्रॉट है, कुछ पर्टिकुलर फ्लड वो कास्ट के जो आपको बाउंड्री है उसको धीरे धीरे खत्म कर रहा, विदाउट एनी गवर्नमेंट एफर्ट और रिफॉर्म्स कोई भी चीज। सर एक मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो फाइट फॉर रिसोर्सेस है। सर्वाइवल इज मोर इम्पोर्टेंट देन अदर थिंग्स। सो इन मतलब इकोनॉमिक डायमेंशन, हाँ, इकोनॉमिक डायमेंशन इज मोर इम्पोर्टेंट रोल प्लेइंग। कास्ट एग्जिस्ट व्हेनेवर देयर इज अ क्लास एग्जिस्ट। अब क्लास धीरे धीरे अगर हम खत्म कर रहे हैं, हाँ, ऊंचे ऊंचे जाति और निम्न जाति सब एक ही गरीब जैसे हो गए, दिल्ली के झोपड़ी में सारे एक साथ रहते हैं। सो दैट फैक्टर इज गोइंग टू मिनिमाइज सर। और कास्ट क्लास कंटिन्यूम भी है, ऐसा नहीं है कि कास्ट क्लास के साथ अलग हट जाए। अगर हायर कास्ट है तो एक क्लास, तो गवर्नमेंट को इस नेचुरल फेनोमेनन से, जो गवर्नमेंट ने नहीं किया, कोई सोशल रिफॉर्मर नहीं किया, क्या सीखना चाहिए? जो रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ बिहार वहाँ पर कास्टिज्म खत्म करने के लिए क्या स्टेप, सोशोलॉजिकल स्टेप उठाना चाहिए जो मिथिलांचल वाली स्थिति कर दे? सर वो नेचुरल फिनोमेना है, वहाँ लोगों को लगा कि हमारा सर्वाइवल इम्पोर्टेंट है। कास्ट बेस से पिछले कई समय से उन्हें जो बेनिफिट मिलने चाहिए नहीं मिले, तो उन्होंने डेवलपमेंट एजेंडा को प्रेफर किया
और डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स को उन्होंने ज़्यादा महत्व समझा रेदर देन कास्ट पॉलिटिक्स के। और एज ए सेकेंड क्वेश्चन सर, सोशलॉजिकल एस्पेक्ट में क्या चेंज आना चाहिए, तो सर इसमें बॉटम और टॉप दो इशू हो सकते हैं। कास्ट, एक पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट भी हो रहा है, इलेक्शन के टाइम पर हो रहा है, और दूसरा बॉटम में है कि मैरिज के समय की बात है कि लोग मैरिज के समय कास्ट का याद करते हैं, और हम चाहते हैं कि कास्ट का जो असर है वो कम Okay, होगा thank you, अगर thank you, शिक्षा thank you, और thank you. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी थैंक दी यू, जाए। थैंक यू। आपने हैदराबाद गैंग रेप और उसके बाद उसके जो आरोपी थे उनके एनकाउंटर के बाद में सुना होगा कि एनकाउंटर Yes, कर दिया sir. गया था। आप ये जो एनकाउंटर हुआ था, जिसे हम एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग भी बोलते हैं, इसे आप कितना सही मानते हैं और इसके लिए किन कारकों को जिम्मेदार मानते हैं? सर फर्स्ट ऑफ ऑल कि पहला चीज़ है कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग किसी भी तरह से जस्टिफाइड नहीं की जा सकती। कितना भी ग्रीवियस क्राइम हो, रूल ऑफ लॉ मस्ट बी प्रिपेल, और कॉन्स्टिट्यूशनल जो मोरालिटी है उसका आधार होना चाहिए। और दूसरा प्रश्न सर कि ये क्यों हुआ ऐसा, तो कुछ ये एक करंट टाइप का है कि गवर्नमेंट को लगा कि इतना समाज में दबाव है, प्रेशर है, तो ये जो स्टेप उठाया गया जो कि नहीं होना चाहिए हिस्ट में। एक इनकाउंटर किलिंग यूपी में भी हुआ है, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए और इसकी प्रॉपर जांच भी होना चाहिए। तो हमें ऐसा लगता है कि इस तरह का स्थान हमारी डेमोक्रेसी में ज़रूर नहीं होना चाहिए। चलिए, ये बताइए, अभी आपने कहा जैसे समाज का दबाव रहा होगा, तो आखिर समाज में मतलब क्राइम तो ढेर सारे हो रहे हैं, तो समाज अचानक किसी क्राइम को लेकर इतना सेंसिटिव क्यों हो जा रहा है कि वो इतना प्रेशराइज करे कि हमारे जो लीडरशिप है, हमारा शासन प्रशासन है, वो एनकाउंटर जैसी चीज़ को मतलब डेलिबरेटली, मतलब जानबूझ के उस चीज़ को वो क्रिएट कर रहा है। समाज क्यों इस तरह रिएक्ट करने लगा? सर इसका एक थोड़ा सा ये है कि जो जुडिशियल प्रोसीजर है वो एक अपना कोर्स लेता है, हर चीज़ का एक प्रॉपर मैकेनिज़्म है, तो इट विल टेक सम टाइम, बट लोगों को ऐसा लगता है कि जस्टिस डिलेड हो रहा है। और एनसीआरबी के कुछ डेटा में भी है कि जो 6% 7% ही एग्जीक्यूशन हो पा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं पब्लिक के मन में एक फेथ की कमी आ गई है कि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है, जो हमें न्याय नहीं मिलेगा तो तुरंत न्याय की प्रक्रिया करता है। तो इसमें सरकार को ज़रूरी है कि विश्वास दिलाया जाए और ऐसे मामलों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्दी से जल्दी डिस्पोज किया जाए, ताकि न्याय व्यवस्था पे लोगों का जो विश्वास है वो बना रहे और इस तरह की आगे मांग ना हो। तो न्यायपालिका इधर तो न्याय देने में 20 साल 25 साल लगा रही है, जहां रेप जैसी घटनाएं हो रही, हत्या जैसी घटनाएं, जघन्य अपराध हो रहे हैं, और दूसरी तरफ अगर कृषि कानून का मुद्दा आ जाए, राफेल पर सुनवाई हो जाए, तो महीने भर में पूरा कर ले रही है। तो न्यायपालिका भटक गई है, वो अपने मूल कार्य को छोड़कर दूसरे कार्यों में लिप्त हो गई। क्या आप इससे सहमत हैं? सर इससे हम सर पूरी तरह सहमत नहीं हैं, क्योंकि जो मुद्दे हैं ये इन्वेस्टिगेशन को प्रॉपर तरीके से मांगते हैं। जैसे हत्या हुई, किसने की, पूरी जांच, इन्वेस्टिगेशन, हम उन चीज़ों को स्पीड कर सकते हैं अच्छी फॉरेंसिक, अच्छे पुलिस, अच्छे इन्वेस्टिगेशन के थ्रू। और ये जो अदर मुद्दे हैं जैसे किसान का मुद्दा है या राफेल का मुद्दा है, ये नेशनल इम्पोर्टेंस और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के हैं, तो हमारी जुडिशरी को इस तरह से भी एक्ट करना चाहिए, जस्टिस दिखनी भी चाहिए कि त्वरित काम हो रहा है। तो किसान मुद्दे पे त्वरित ज़रूरत है, क्योंकि इतनी ठंड में, इन ह्यूमन कंडीशन में रह रहे हैं, तो उसमें जुडिशरी ने जो प्रॉम्प्ट एक्शन लिया, मीडिएशन के लिए प्रयास किया, तो ये एक सराहनीय कदम है। जुडिशरी अगर एग्जीक्यूटिव का काम करने लगे तो इसको लोकतंत्र में हम सराहनीय कैसे मान सकते हैं? सर ये बिल्कुल सराहनीय नहीं है और ये सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट है। बट सर अगर सिचुएशन इतनी ग्रिम हो जाए और एग्जीक्यूटिव नॉट एबल टू डिलीवर द जस्टिस, देन इट मस्ट जुडिशरी कम फॉरवर्ड फॉर द जस्टिस, बिकॉज इन आवर डेमोक्रेसी अभी और अदर इंस्टीट्यूशन इतने मैच्योर नहीं हुए हैं जो अकाउंटेबल गवर्नमेंट को कर सकें। तो जुडिशरी का ये कदम सराहनीय है। थोड़ा सा हम लोग अब राष्ट्रीय स्तर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चले जाते हैं। आपने कुवैत में एक कानून बनाया गया है जो वहाँ के अप्रवासी हैं उनको बाहर करने के लिए बनाया गया है। आपने पढ़ा है उसके बारे में, कुछ जानते हैं? हाँ। तो ये जो अप्रवासी कानून वहाँ पे बना है अभी रिसेंटली, उसका भारत पर किस तरह से इम्पैक्ट देखेंगे आप? सर भारत का जो इंडियन डायस्पोरा है वो इन कंट्री में, सऊदी अरबिया, कुवैत में बहुत ज़्यादा है। तो ये भारत के लिए सर अच्छी खबर तो नहीं कहा जा सकता,
कि हमारे एम्प्लॉयमेंट को, जो हमारा रिमिटेंसेस है अराउंड 60 to 70 बिलियन डॉलर जो हमें मिलता है, उस पर असर पड़ेगा। लेकिन इसमें भारत को अपने कंसर्न को रख के, और अगर उनका कंसर्न जेन्युइन है, कोई गलत तरीके से आता है, इलीगली माइग्रेंट है, तो उस चीज़ों को, कंसर्न को एड्रेस किया जाए। पर ये अगर इस तरह से अगर लगाया जाएगा रोक, तो ये एक मल्टीलेटरल ट्रेड और मल्टीलैटरलिज्म के लिए जो बढ़ावा देने का अंतर्राष्ट्रीय वो है, उस पर कहीं ना कहीं प्रोटेक्शनिज्म की नीति है जो हित के कारक नहीं होगी। इवन हम समझते हैं कि कुवैत को भी फील होगा, जो इतना सस्ता लेबर है और जो वहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो इन लॉन्ग टर्म में, फ्यूचर में पब्लिक भी डिमांड कर सकती है कि हमें सर्विसेज सस्ती चाहिए। तो इसके नेगेटिव परसेप्शन देख के भी वो अपनी पॉलिसी में परिवर्तन हो सकता है फ्यूचर में लाएं। नहीं, वो तो करेगी, क्योंकि कोविड-19 के कारण चुनौतियां जो आई थी उसमें निर्णय लिया गया। चलिए, बहुत अच्छा सर। जी रामकृष्ण, ये बताइए कि आप तो देख पा रहे होंगे कि नेपाल के साथ काफ़ी दिक्कत थी बीच में, लेकिन कुल मिलाकर हमारा नेपाल का जो अनुभव है ओपन बॉर्डर का, एक अच्छा अनुभव है। यही भूटान के साथ भी है। बांग्लादेश के साथ बॉर्डर ओपन करने में क्या दिक्कत है? ये जो बार बार हम इलीगल माइग्रेंट्स और बांग्लादेशी माइग्रेंट्स की बात करते हैं, ये समस्या एक दिन में सॉल्व हो जाएगी अगर हम बांग्लादेश के साथ बॉर्डर्स को ओपन कर दें। व्हाट एग्जैक्टली आर द कंसर्न्स? सर, मेन कंसर्न जो है भूटान है या नेपाल है, इनका भारत का जो संबंध है वो एक दूसरे तरह से चलता रहा है। और आज के समय में जो टेररिस्ट रिलेटेड एक्टिविटी हैं, या बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं जो बांग्लादेश में कार्य करते हैं, उल्फा है या और गतिविधियाँ हैं, इस कारण से ये चीज़ें हमारी जो बांग्लादेश के साथ है नहीं आई। और कहीं ना कहीं सर एक इसमें इम्पोर्टेंट फैक्टर ये भी रहा है कि ये पाकिस्तान का पार्ट रहा है। 1971 में मिला के स्वतंत्र हुआ है। पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों भारत के पार्ट रहे हैं, उससे क्या फर्क पार्ट रहे हैं, लेकिन सर जो सिचुएशन जो 1971 में और स्वतंत्रता के बाद हुई, तो वो सर जो समीकरण थे बेसिक, वो गलत हो गए। फंडामेंटल की जो नीति रही कश्मीर पे, उनकी नीति रही कि ये हिस्सा हमारा है, आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देना, और हमारे यहाँ जो आतंकवादी गतिविधियाँ हो रही हैं उनमें उनका पाया जाना। तो इन चीज़ों के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता ज़्यादा महत्वपूर्ण रही है। आपको लगता है कि सुरक्षा एक प्रमुख कारक है जिसकी वजह से सुरक्षा बहुत आवश्यक? चलिए ठीक है रामकृष्ण जी, आपने टीचिंग देखा है अपना विषय। यस सर। कि आपको टीचिंग पसंद है। मुझे ये बताइए कि हाल में कोविड टाइम्स में जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया थी, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस था, वो काफ़ी प्रभावित हुआ, इसके काफ़ी नुकसान भी हुए। लेकिन ऐसे कुछ 3 चीज़ें बताइए जो टीचिंग की दुनिया में फ़ायदे की हुई हैं, जिन्होंने कोविड के कारण टीचिंग की दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाए। सर, सकारात्मक तो सबसे बड़ा ये आया है कि एक ऑनलाइन के लिए जो हम एफर्ट पिछले 1 और 2 डिकेड से लगा रहे थे, वो इसने 3-4 महीने में एकदम ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज लाया। आज घर में भी 3rd क्लास का, 4th क्लास का, 1st क्लास का बच्चा ऑनलाइन क्लास कर रहा है। ठीक है, तो आपको कहना है कि एक डिजिटल पेनिट्रेशन तेजी से बढ़ा और डिजिटल लर्निंग बढ़ी, लर्निंग अवेयरनेस बढ़ी। ठीक है, और दूसरा सर क्या है कि ये एक कॉस्ट इफेक्टिव भी हो सकता है, और जो मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट हैं, इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट हैं, उनको भी इम्पार्ट करने में हमें मदद कर सकता है। और डिजिटल के कारण कुछ ग्रामीण क्षेत्र या बहुत ऐसे बच्चे हैं जो आज सर्विसेज नहीं ले पा रहे थे स्कूलों में, बड़ी बड़ी जगह में, आज उनको भी इन चीज़ों का बेनिफिट मिला है। ठीक है रामकृष्ण जी, आपसे बात करके हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। आपका इंटरव्यू समाप्त होता है, आप जा सकते हैं। थैंक्स। बैठिए। आपका इंटरव्यू 5 फरवरी को है। यस। आप यही कपड़े पहन के जाएंगे या बदलेंगे? नहीं सर, दूसरी ड्रेस। क्या पहनने वाले हैं? सर, कोट पैंट। टोपी तो नहीं पहनेंगे? नहीं, वो हटाना चाहते थे, पर हमने थोड़ा सा कि एक बार आलस कर गए। ठीक है, ओके रामकृष्ण, आपको कैसा लग रहा है कि कैसा गया इंटरव्यू? किन एरियाज में आपने ठीक किया है? कहाँ आपको लगता है कि सर यहाँ अभी और सुधारा जा सकता है? इंटरव्यू में सर हमने कोशिश तो की सर सही, लेकिन जैसे BSNL का जो क्वेश्चन था कि उसको सुसाइडल है, उसको थोड़ा सा हमें ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट के प्रो में कह के उसको किसी और तरह से हमें आंसर देना चाहिए था। पर जो फैक्ट था वो हमने थोड़ा कहा, बताने की कोशिश की है।
देखिए रामकृष्ण, इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, आप उसे बैलेंस करेंगे जैसा आपने कहा, बैलेंस करना हाँ। इम्पोर्टेंट है, यस, लेकिन कंसर्न्स बतानी चाहिए। हाँ तो बैलेंस कर दें, आप कह सकते हैं कि नीतिगत बदलाव है, हाँ। और नीतिगत बदलाव स्वाभाविक है कि वह हमेशा प्रिय नहीं होगा और बहुत सारे लोगों को प्रभावित करेगा। यस सर। और यह भी सही है कि शायद और कॉम्पिटिटिव हो सकता था हाँ। BSNL और MTNL यदि यस सर। समय से नीतिगत समर्थन मिला होता। ठीक है, बाकी चीज़ें जनरली आप ठीक करें। देखिए, आप अच्छे कैंडिडेट हैं। आप शुरुआत में आपके डैफ से जो आपके बारे में एक पूर्वाग्रह जैसी राय बनती है, आपके इंटरव्यू में आप उस पूर्वाग्रह को मिटा पाते हैं। नॉर्मली पूर्वाग्रह बनता है कि भाई इस उम्र का व्यक्ति इतने साल सरकारी नौकरी में करने के बाद उसमें बदलाव की गुंजाइश नहीं बची होगी, नया सीखने लायक नहीं बचा होगा, एडजस्ट करने लायक नहीं बचा होगा, क्यों लें। इस तरह के पूर्वाग्रह जब आप नहीं आते हैं, जब तक केवल आपका पर्चा आता है तब तक दिमाग में बनता है। लेकिन जब आप बोर्ड के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो धीरे धीरे, मैं ये तो नहीं कहता कि पूरी तरह से साफ हो जाता है, लेकिन जब आपसे बातचीत होती है तो नॉर्मली ये साफ होने की दिशा में जाता है, पूर्वाग्रह समाप्ति की दिशा में जाता है, जो सकारात्मक बात है। ठीक है ना। आपका बाय एंड लार्ज कम्युनिकेशन अच्छा है, आपका सिटिंग पोस्चर अच्छा है, वॉइस लेवल अच्छा है, हैंड मूवमेंट नॉर्मली ज़्यादा नहीं है, आई कॉन्टैक्ट अच्छा है, फ्लो भी अच्छा है। ठीक है, वो परेशानी ज़्यादा नहीं। वर्बल कम्युनिकेशन में परेशानी कहाँ है? किसी एकाध जगह पर ऐसा लगता है कि आप उद्यत भाव के साथ लिसनिंग करते हैं, या उसमें बीच में कई बार तो इंटरप्ट भी करते हैं। देखिए, इस बात को समझिए कि ये वाला जो कम्युनिकेशन होता है, ये कम्युनिकेशन अनिवार्यतः गैर बराबर कम्युनिकेशन। अनफॉर्चुनेट बात है, लेकिन सच्चाई यही। ठीक है ना, ये बराबर का कम्युनिकेशन नहीं है। सिद्धांत क्या है? सिद्धांत है कि नेवर एवर इंटरप्ट अ बोर्ड मेंबर, ऑलवेज अलाउ बोर्ड मेंबर टू इंटरप्ट यू। यस। तो बोर्ड मेंबर अगर आपको बीच में बोले तो आप चुप हो जाइए, उन्हें खत्म करने दीजिए। लेकिन अगर बोर्ड मेंबर बोल रहा हो तो कभी भी बीच में नहीं बोले। जाहिर है कि आप ऐसी मंशा के साथ नहीं कर रहे, तो इस सारी उद्देश्य का बात का तो उद्देश्य ये है कि वहां ना करें, और क्या फर्क। ठीक है ना। तो आप ध्यान रखेंगे कि पहले बोर्ड मेंबर को खत्म करने दें, फिर अपनी बात करें। दूसरा, एक आध जगह पर आपकी टोन डेमोन्स्ट्रेटिव टोन हो जाती है। डेमोन्स्ट्रेटिव टोन उस समय कही जाती है जिस समय आप इस भाव के साथ व्यक्त कर रहे होते हैं कि रुको, आपको नहीं पता, मैं बताता हूँ। नॉर्मली टोन क्या रहने वाली है कि सर आपने मुझसे मेरे परीक्षण के लिए पूछा है, यस सर, इसलिए मैं बता रहा हूँ, मैं ठीक बता रहा हूँ ना। नॉर्मली टोन ये होनी चाहिए। तो यू शुड बी सीकिंग अप्रूवल रादर देन डिसअप्रूविंग टोन। आप लॉजिक को समझ पा रहे हैं? समझ गए। तो ये केवल इसमें आपने कुछ इस जगह पे गलत नहीं किया है, केवल सलाह है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप और ज़्यादा पोलाइट दिखेंगे। यस सर। क्योंकि जो व्यक्ति 11 साल से सरकारी अधिकारी के पद पे रहा है, उसके बारे में ये भ्रम भी होगा कि इसके अंदर पोलाइटनेस बची भी है कि नहीं बची। यस सर। ठीक है ना। तो उस वाले हिस्से को आप थोड़ा सा देख सकते हैं। बाकी एक छोटी सी तकनीकी सलाह जो है वो ये है कि आपके आंसर्स किसी किसी जगह पे लंबे हो रहे हैं। हाँ सर। ठीक है ना। तो नॉर्मली ये वाले जो इंटरव्यूज होते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन इंटरव्यू होते हैं, 20 मिनट 18 मिनट के इंटरव्यू वहां पर होंगे, कई बार उससे भी कम होते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है? कोशिश करें कि पहले ही वाक्य से बिना भूमिका के प्रश्न का उत्तर शुरू हो, और ज्यादा से ज्यादा 3 वाक्य, मैक्सिमम किसी केस में 4 वाक्य, वरना 3 ही वाक्य में उत्तर समाप्त हो जाए। फिर बोर्ड मेंबर्स में अगर भूख जागी तो वो आपसे कहेंगे थोड़ी व्याख्या कीजिए, केवल तब एक्सप्लेन करना है, वरना नहीं। ठीक है ना। इन चीज़ों का आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। बाकी चीज़ें जनरली आप बहुत अच्छी कर रहे हैं, मुझे कोई मेजर परेशानी नहीं दिखाई दे रही है आपको रोकने वाली। सवाल ये है कि रैंक क्या आएगा। ठीक है ना। तो वो आपके एक एक नंबर से उसमें फर्क पड़ने वाला है, इसलिए खुश होकर आत्मविश्वास के साथ इंटरव्यू दीजिए, बहुत अच्छा होगा। ठीक है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।